नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ने का मामला आया सामने। ताज सुरक्षा में सेंध लगने से क्षेत्रीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसी में मचा हड़कंप। ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोग आए पुलिस के गिरफ्त में। पुराने ट्रकों के इंजन और चेजिस नंबर बदलकर फाइनेंस लेने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। एसटीएफ पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से की छापेमार कार्रवाई। बदमाशों ने कबूला जुर्म। ताज नगरी आगरा में नहीं थम रहा लव जिहाद का मामला। थाना ताजगंज के एक होटल में राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की सूचना पर पुलिस ने बरामद की युवती। मौके से थाना शाहगंज पुलिस ने आरोपी युवक को दबोचा। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में हुई भाजपा अनुसूचित मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बड़ी संख्या में भाजपा अनुसूचित मोर्चा और दलित समाज के लोगों ने की शिरकत। 2022 के चुनावों में दलित समाज को भाजपा के बैनर तले लामबंद करने को लेकर बनाई गई रणनीति। सरकारी कार्यों में महिला श्रमिकों को काम दिलाने व योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बनेगी सहकारी समिति। बुधवार को होटल ताज इन फतेहाबाद रोड पर एक वर्कशॉप का हुआ आयोजन। पिनाहट में विद्युत विभाग की टीम ने चलाया विद्युत वसूली अभियान। बकायेदारों के काटे गए कनेक्शन। एसडीओ पिनाहट दिनेश कुमार के नेतृत्व में विद्युत चोरी को लेकर चला अभियान। हाथरस की बेटी की हत्या को 1 साल बीतने पर एमजी रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर और आश्रम में दी गई श्रद्धांजलि। इस दौरान उत्तर प्रदेश वाल्मीकि समाज ने विधानसभा चुनावों में उसी दल को मतदान करने की घोषणा की जो घटित घटना के आरोपियों को सजा दिलाने की घोषणा करेगा। पिनाहट बहा क्षेत्र में सड़क एवं पेंटून पुल निर्माण के लिए उप मुख्यमंत्री से मिली क्षेत्रीय विधायक रानी पक्षालिका। विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य की हुई चर्चा। पिनाहट सहित चंबल नदी में तैरता मिला युवक का शव। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पुलिस ने मृतक युवक के शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छत के ऊपर से गुजर रहे विद्युत तार, सोने गया युवक चिपक कर मौत। परिजनों ने विद्युत कार्यालय पर किया हंगामा। परिवारीजनों ने लगाया विद्युत कर्मचारियों पर अनदेखी का आरोप। थाना टुंडरा क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद का मामला। शिकोहाबाद तहसील अधिवक्ताओं ने न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमे को दर्ज न करने को लेकर किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार। अनिश्चितकालीन बहिष्कार को अनवरत जारी रखने का किया ऐलान। फिरोजाबाद में डेंगू प्रकोप के चलते मेडिकल कॉलेज के आए दिन आ रही शिकायतों को लेकर कई संगठनों के लोग गांधी पार्क चौराहे पर बैठे धरने पर। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा मुर्दाबाद के लगाए नारे। मेडिकल कॉलेज पर मौतों के आंकड़े छुपाने का लगाया। ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है, जिसके चलते ताज सुरक्षा में सेंध लगने से हड़कंप मच गया। ड्रोन उड़ने की सूचना के बाद क्षेत्रीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसी हरकत में आई और ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है, जिसके चलते ताज सुरक्षा में सेंध लगने से हड़कंप मच गया। ड्रोन उड़ने की सूचना के बाद क्षेत्रीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसी हरकत में आई और ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। परिसर में बाहर जो मेहताब बाग में ड्रोन का जो मामला आया है, क्या पूरा मामला है? मेहताब बाग में जो ताज व्यूइंग पॉइंट बना है, वहाँ पे 3 लोग शाम में ड्रोन उड़ा रहे थे, तो पुलिस की नज़र उसको पड़ी और उसको फिर नीचे उतारा गया और उनको यहाँ थाने पर लाकर पूछताछ किया गया। इसमें ये मामला प्रकाश में आया है कि ये तीनों हैदराबाद के रहने वाले हैं। ये तीनों टूरिस्ट हैं और वो लोग वहाँ आए थे। उनके कथनानुसार वो लोग बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये नो फ्लाइंग जोन है। तो जस्ट अपना ड्रोन हवा में किया था, तभी पुलिस की टॉर्च की निगाह उस पर पड़ी और उसे नीचे उतार लिया गया। जानकारी के मुताबिक ताजमहल के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का यह मामला थाना एतमोदुल्ला क्षेत्र के मेहताब बाग का है। जैसे ही ड्रोन हवा में उड़ा, वैसे ही ताज सुरक्षा टीम ने उड़ते हुए ड्रोन को गिरा दिया। वहीं मौके से ड्रोन उड़ाने वाले 3 पर्यटकों को पकड़ा गया है, जिनके नाम मोहम्मद शमशुद्दीन, शिवा और भीम हैं और ये सभी हैदराबाद के निवासी हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी
कि इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। हालांकि चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 3 पर्यटकों के पास सिर्फ 2 ही टिकट निकले। ताज व्यू पॉइंट पर तैनात एडीए कर्मचारियों को खोजा गया, पुलिस को वे मौके पर नहीं मिले। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें एडीए की तरफ से जो टिकट अलाउड किया गया है सर, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था क्या? इसमें टूरिस्ट का फॉल्ट है या एडीए का फॉल्ट माना जाए? ये सब बिंदु पर जांच करेंगे। जो एडीए का टिकट है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या कंडीशंस हैं, कितने समय के लिए दिया गया, इन सब तथ्यों पर जांच करेंगे। तो प्राइमा फेसी में कुछ प्राइमा फेसी अभी कुछ प्राइमा फेसी टूरिस्ट ये समझ में आ रहे हैं, बाकी जांच के बाद सामने। थैंक यू। प्रारंभिक पूछताछ में पर्यटकों ने यही बताया कि वे आगरा आते ही सीधे ताज व्यू पॉइंट पर आ गए और ड्रोन से ताजमहल की तस्वीरें ले रहे थे। ताजमहल के पास ड्रोन उड़ने की सूचना पर इंस्पेक्टर एतमाउद्दौला देवेंद्र शंकर पांडे मैं फोर्स मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें सामने आया कि ड्रोन उड़ाने वाले युवकों को नियमों की जानकारी नहीं थी। फिर भी पुलिस इस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। पुराने ट्रकों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फाइनेंस कंपनी में से फाइनेंस लेने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को एसटीएफ पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस छापेमार कार्यवाही में 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। दोनों युवकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुराने ट्रकों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फाइनेंस कंपनी में से फाइनेंस लेने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को एसटीएफ पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एसटीएफ यूनिट आगरा को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि आगरा और अन्य प्रदेशों में से एक ऐसा नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है जो कंडम ट्रकों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर बदलकर फाइनेंस कंपनियों से फाइनेंस उठाते हैं। इस सूचना को पुख्ता मानते हुए एसटीएफ आगरा यूनिट में आगरा पुलिस की मदद से छापेमार कार्यवाही की गई। पुलिस की इस छापेमार कार्यवाही में गौतम सिंह और राघवेंद्र सिंह नाम के 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के लिए हिरासत में आए दोनों युवकों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इन युवकों के पास से 7 ट्रक भी बरामद किए गए हैं। आगरा पुलिस एसटीएफ की मदद से रेड करके 7 ट्रक बरामद की है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि ट्रकों का नंबर बदलकर और ट्रकों के चेसिस नंबर इंजन नंबर बदलकर उन पर फाइनेंस करवाकर फिर उन पर थानों के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से मुकदमा लिखवाकर और उन ट्रकों के फाइनेंस से पैसा, इंश्योरेंस से पैसा लेकर और बाद में फिर से उन ट्रकों का नंबर बदलकर चेसिस नंबर इंजन नंबर बदलकर ऐसे ही कंटिन्यूस कार्य कर रहा था। इस गिरोह का पर्दाफाश एसटीएफ ने किया है और एसटीएफ और आगरा पुलिस ने रेड करके 7 ट्रक बरामद किए हैं। इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम है गौतम सिंह और राघवेंद्र सिंह। इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एसटीएफ का है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी एसटीएफ के सीओ साहिबान देंगे। सीओ एसटीएफ का कहना है कि पूछताछ के दौरान इन युवकों से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। साथ ही साथ यह भी जानकारी में आया है कि अंतर्राज्यीय गिरोह वर्ष 1990 से इस तरीके का घोटाला कर रहा था। इस प्रकरण में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, तो वहीं इस गैंग के कई सदस्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की कई टीमें लगाई गई हैं। एसटीएफ के अभिसूचना तंत्र में एक तथ्य प्रकाश में आया कि एक ऐसा अंतर्राज्यीय नेक्सस है जो आरटीओ, इंश्योरेंस कंपनीज और के माध्यम से ऐसे गाड़ियों का डाटा इकट्ठा करता है जो या तो टोटल लॉस में चली गई हैं या इंटर स्टेट में उस पर कुछ प्रॉब्लम है। इन आरटीओ के डाटा के माध्यम से ये ऐसे ट्रकों को जिनकी किस्तें डिफॉल्ट हो चुकी रहती हैं उनको टारगेट करते हैं, उनके मालिकों को टारगेट करते हैं, उनसे बहुत औने पौने दाम में ट्रक ले लेते हैं। फिर ट्रक लेने के पश्चात जो आरटीओ की मिली भगत से एक जो सेकेंडरी डाटा उपलब्ध कराते हैं इंजन नंबर, चेसिस नंबर को, उसको पहले वाले डाटा को रब करके उसके ऊपर से नए डाटा को सुपर इम्पोज करते हैं। इतनी बारीकी से ये काम करते हैं कि सामान्य जांच में इनके आरसी नंबर, चेसिस नंबर पकड़ में नहीं आते। इन तैयार पेपरों को फिर से जब वो पूरी तरह गाड़ी कंप्लीट हो जाती है तो फिर से इन गाड़ियों का ये रजिस्ट्रेशन करा करके उसको लोन करा लेते हैं। लोन कराने के बाद से कुछ दिन बाद फिर इन्हीं गाड़ियों को फिर से एक बार इसी तरीके से फिर से एक पेपर नया तैयार करके उस पर लोन कराते हैं। इस तरह एक ही गाड़ी को 3 बार 4 बार करते रहते हैं। इस तरह की कुल 7 गाड़ियां हमने राजस्थान नंबर की रिकवर की हैं। एसटीएफ आगरा यूनिट आगरा पुलिस की मदद से ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और दावा किया जा रहा है कि ट्रकों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस उठाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के फरार व्यक्तियों को जल्द हिरासत में लिया जाएगा।
दिल्ली में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चल रही प्रतियोगिता ऑल इंडिया अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आदेश यादव ने 5000 मीटर में गोल्ड यानी प्रथम स्थान और 10,000 मीटर में सिल्वर यानी सेकंड स्थान प्राप्त किया। आदेश यादव की इस उपलब्धि से आगरा और उसके गांव बुढ़ाना में खुशी का माहौल है। गुरुवार को ट्रेन से दिल्ली से आगरा पहुंचे आदेश यादव का खेल प्रेमियों और उसके गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सर मुझे खुशी है, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं सबसे पहले इनका वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे गांव और जो मेरे मिलने वाले मेरे भैया जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी छोटे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये जान के अच्छा लगा कि मेरे ही गाँव का मेरा ही भाई आज इंडिया में 5 किलोमीटर में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है और 10 किलोमीटर में सेकंड प्राइज प्राप्त किया है। लेकिन मुझे खुशी है क्योंकि मेरे साथ ही रहा है और मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, फर्स्ट टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही गांव के 2 बंदे इस नेशनल में एक तिरंगा लहराएं और मेरे आगे का एक थोड़ा आगे की रणनीति होगी कि आगे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया जाए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सम्मान करने के लिए बहुत ही खुशी की बात है और इनका साथ हो तो और अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, इतना बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है, आगे के लिए क्या आगे के लिए तो और भी मेहनत करूँगा। मेरे तो मतलब ओलंपिक का वो है सपना, लेकिन इनका साथ हो तो और भी अच्छा करूँगा। और क्या नाम है सर? मेरा नाम रामलाल यादव है। मैं आगरा से एथलेटिक्स एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्या? हमारे 2 छोटे भाई हैं, गांव बुढ़ाना के रहने वाले हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो दिल्ली में आयोजित हुई है उसमें 5 किलोमीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और 10 किलोमीटर में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार आयोजित की गई है और इसका मेन उद्देश्य ओलंपिक के लिए एक ट्रायल भी है ये, और ओलंपिक के लिए ट्रायल में सिलेक्शन के बेस के लिए पहली बार इवेंट आयोजित किया गया है। पूरी इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पर सीजनल जो इवेंट होता है उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देखने के लिए मिला है, क्योंकि एक बेस बनाया गया है ओलंपिक के लिए। हम लोगों में युवा में जोश है कि हमारे क्षेत्र से 2 होनहार बच्चे 2 शेर आगे निकल करके गए हैं। एक आदेश यादव जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और एक राम विनोद यादव जिन्होंने 6वां नंबर प्राप्त किया है। हम लोग तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरह से हमारे क्षेत्र से और भी बच्चे आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? मेरा नाम राम नरेश यादव है। आज कैंट में दिल्ली से जो आदेश और राम विनोद यादव जो मेडल जीत कर आ रहे हैं उनका स्वागत समारोह रखा हुआ है। युवाओं में जोश है, सारे लोग उनसे प्रेरणा लेने के लिए यहाँ यूथ पीछे खड़ा हुआ है। खेल को बढ़ावा देने के लिए जो पहल है वो उन लोगों से सीखने को मिल रही है और निश्चित युवा जो देश को एक नया दिशा और दिशा निश्चित कर रहे हैं उस हिसाब से वो लोगों के लिए स्वागत बनता है। प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस पिटाई से हुई मौत के बाद पूरे प्रदेश में व्यापारी वर्ग में खासा आक्रोश है, तो वहीं विपक्ष ने इस पूरे मामले को मुद्दा बनाते हुए योगी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। सपा व्यापार सभा ने पूरे प्रदेश के साथ आगरा में भी राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। व्यापारी मनीष गुप्ता जो कानपुर के निवासी हैं, गोरखपुर में जो गए थे एक व्यापार के सिलसिले में, उनके साथ पुलिस ने जो अत्याचार किया है वो बड़ा घोर अपराध है। मैं ऐसी पुलिस प्रशासन को समाजवादी व्यापार सभा महानगर की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि यदि इसी तरीके से व्यापारियों के साथ उत्पीड़न रहा तो ये भाजपा चूड़ी पहन के रोड पे आ जाए। मैं ये आह्वान करता हूँ समाजवादी व्यापार सभा की ओर से, और मैं चाहता हूँ कि मनीष गुप्ता के परिवार को जो उसके साथ हुआ है उसकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और नौकरी, और जो सरकारी लोगों ने सरकारी अधिकारियों ने जिस तरीके का उसके साथ उत्पीड़न किया है उनको उसी तरीके की जो मनीष गुप्ता को सज़ा दी गई है इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हमारी व्यापार सभा जब ही सांस ले पाएगी जब तक उनको ऐसी सज़ा नहीं मिली। तो देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का दुर्भाग्य है
आए दिन व्यापारियों के तहत हत्या जैसी सरेआम घटनाएं हो रही हैं। कानपुर के हमारे एक व्यापारी श्री मनीष गुप्ता जी, जो कि गोरखपुर अपने किसी कार्य के बहाने गए हुए थे, पुलिस ने वहां पर चेकिंग के नाम पर श्री मनीष गुप्ता को इस बेरहमी से और बर्बरता से पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। यह एक सरासर हत्या है। इसमें 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसमें थाना अध्यक्ष वहाँ के एसआई के ऊपर हमारी यह मांग है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और मुकदमा कायम हो, मनीष गुप्ता के हत्यारों को सज़ा मिले। आज इसी सिलसिले में हमने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश महोदय के नाम में जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांग यह है कि मनीष गुप्ता के हत्यारों पर कार्रवाई की जाए, उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों के माध्यम से अपना ज्ञापन दे रही है। बीजेपी की सरकार को बने हुए 4.5 साल हो गए। 4.5 साल के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन व्यापारियों के साथ घटना न हुई हो। अभी 2 दिन पहले कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता गोरखपुर किसी काम से गए, व्यापार के सिलसिले में गए, उन्हें जांच के नाम पर उठा लिया गया और उन्हें मार दिया गया। जो 6 लोग दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी पत्नी को सरकारी जॉब मिलना चाहिए और परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। ये हमारी मांग है। महिला श्रमिकों को कौशल विकास से जोड़कर उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में जुटे उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की ओर से अब महिला श्रमिक सहकारी समितियां बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे सरकारी निर्माण कार्यों के दौरान महिला श्रमिकों को भी रोजगार मिल सके। इसके लिए बुधवार को होटल ताज इन फतेहाबाद रोड पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मैं वर्तिका दीक्षित, महिला कल्याण अधिकारी। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई हैं, जिस भी फील्ड में यहाँ पे सशक्त हुई हैं महिलाएं, मैं चाहती हूँ कि वो और भी अलग अलग फील्ड्स में सशक्त हो। यहाँ पे जैसे पेंटिंग में हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि और भी अदर एक्टिविटीज़ में वो यहाँ सशक्त हो महिलाएं और वो औरों को भी जागरूक करें। आज विशेषकर से उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की तरफ से श्री तुलाराम जी शर्मा जी के द्वारा आज सहकारिता विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें आमंत्रित किया गया। इसमें उनके द्वारा जो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उसी के तहत इनके द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इनका एक अपनी सहकारी समिति गठन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सहकारी समिति के संगठन से एक सामाजिक रूप से महिलाओं के उत्थान और वित्तीय उनको सहायता प्राप्त हो सके, उन्हें सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से उन्हें सबल बनाने के लिए सहकारी समितियों गठन का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है और जल्द ही इनके समिति का गठन करा करके इन्हें हर तरह से उसमें प्रशिक्षित और ट्रेनिंग देते हुए उन्हें कार्य को उनका आगे बढ़ाना है और इन्हें अति सबलता प्रदान करना है ताकि महिलाएं अपने स्वावलंबन से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सहकारिता में ये अपना एक अच्छा नाम कर सके। शाला का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं में कोऑपरेटिव की भाव पैदा करना और उन्हें जो है स्किल से जोड़ने के बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला को पेंटिंग का, पुट्टी का जो बिल्डिंग बने गवर्नमेंट की ग्राम पंचायत स्तर पर चाहे वहाँ इनको काम मिले और उन्हें न्यूनतम वेतन मिले। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ लेबर डिपार्टमेंट से श्रम परिवर्तन अधिकारी सुप्रिया जी, उन्होंने जो है बीओसी बोर्ड के संबंध में पूरी जानकारी दी और महिलाओं को सशक्तिकरण के संबंध में जानकारी दी। हमारे बीच में अर्पिता दीक्षित जी जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, उन्होंने जो है महिलाओं के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं या बच्चों के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उन स्कीमों के संबंध में पूरी जानकारी महिलाओं को दी और उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि आपको अगर लाभ लेने में कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और इन योजनाओं का लाभ लें। तो हमारी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही था कि श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का समन्वय हो आपस में और हमको गाइडलाइंस मिलता रहे इनका
और जिन महिलाओं के लिए हम बात करते हैं कि दलित महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, महिला जो है हमारे यहाँ भी जितनी महिलाएं हैं सब दलित हैं, दलित और BOC की। तो हम चाहते हैं कि इनको इनका विकास हो, समाज में इनको सम्मान मिले और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़े। यही हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था। विगत एक वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव में दलित समाज की युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश वाल्मीकि समाज का निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले दलित समाज की बेटी को आगरा के MG रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर और आश्रम में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई और चुनावों में उसी दल को मतदान करने की घोषणा की गई जो वाल्मीकि समाज के साथ हुई इस घटित घटना के आरोपियों को सजा दिलाने की घोषणा करेगा। विगत एक वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव में दलित समाज की युवती के साथ गांव के लोगों ने सामर्थ्य दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी और आज ही के दिन रात के अंधेरे में प्रशासन ने घर वालों को डंडे की नोक पर धमकाकर शव को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया था। घटना के बाद में प्रदेश में राजनीतिक बुखार भूचाल आ गया था। प्रदेश सरकार को घटना की CBI जांच की घोषणा करनी पड़ी थी। CBI जांच के बाद में CBI ने चारों आरोपियों को घटना का आरोपी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है। एक वर्ष का समय बिताने के बाद भी सरकार द्वारा घोषित किसी भी घोषणा का पीड़ित परिवार को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। उल्टा पीड़ित परिवार के घर के सामने गांव के लोगों का मलमूत्र एकत्रित कर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज कार्यक्रम मनीषा का बूलगढ़ी में जो हत्यारों ने जो जुर्म करे हैं उसमें क्या नाम है उनको फांसी दी जाए और इंटरनेट से विवेक बिटिया ने सबको जगा दिया और एक सामझ उड़ा। आज तक ऐसे प्रदर्शन हुआ वाल्मीकि समाज का इंटरनेट में पहुँचा हुए। आप सबकी यही मांगे उन हत्यारों को फांसी दी जाए और जो जिलों में बताया कहने चाहिए दिल्ली है, मुरादाबाद है, मथुरा है, इनको भी सजाए मौत की सजा दी जाए और मुकदमा चालू करा जाए। आज तक भी एक भी नेता हमारे माफी पे नहीं बोला है। ये बिल्कुल सही है। जो हमारे समाज को सम्मान देगा वोट उसको देंगे और जो अगर नहीं दिया हम 9 विधायक बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सभी सर्वविदित है, संपूर्ण देश और प्रदेश को पता है कि पिछले 29 सितंबर को 2020 को हमारे समाज के स्वाभिमान की प्रतीक, हमारे समाज की गौरव, हमारे समाज की लाडली बिटिया जो बूलगढ़ी हाथरस निवासी थी उसकी बलात्कार और के बाद उसकी हत्या हुई थी आज 29 सितंबर 2020 को। ये उसी के उसको याद रखते रहने के लिए उसकी स्मृति में पूरे समाज ने पूरे प्रदेश में आज बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाया है। आज आगरा वाल्मीकि वाटिका में भी जो है मनाया जा रहा है। ये तक चौधरी मान सिंह जी की अध्यक्षता में है। इसी को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश वाल्मीकि समाज का निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले दलित समाज की बेटी को आगरा के MG रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर और आश्रम में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने इसे वाल्मीकि समाज के साथ में हुई वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए आने वाले विधानसभा चुनावों में उसी दल को मतदान करने की घोषणा की जो वाल्मीकि समाज के साथ हुई इस घटित घटना के आरोपियों को सजा दिलाने की घोषणा करेगा। श्रद्धांजलि सभा में वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तख्त चौधरी मानसिक वाल्मीकि समाज के नेता हेलो राम वाल्मीकि, संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक श्याम कुमार करुणेश वाल्मीकि, समाज के नेता रामजी लाल विद्यार्थी, मुन्ना चंचल, दिलीप सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। उप जिलाधिकारी शिकोहाबाद द्वारा नए दाखिलवादों पर कोई कार्यवाही न करना व मुकदमों की सुनवाई करते समय नियम विरुद्ध एवं अनेकों प्रकार की अनियमितताओं से शुद्ध अधिवक्ताओं ने वादकारियों के हित में 3 सितंबर को न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया था। गुरुवार को बैठक के उपरांत अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर शिकोहाबाद तहसील परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया व अनिश्चितकालीन बहिष्कार को अनवरत जारी रखने का ऐलान किया। उप जिलाधिकारी शिकोहाबाद द्वारा नए दाखिल वादों पर कोई कार्यवाही न करना व मुकदमों की सुनवाई करते समय नियम विरुद्ध एवं अनेकों प्रकार की अनियमितताओं से शुद्ध अधिवक्ताओं ने वादकारियों के हित में 3 सितंबर को न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया था, जो अनवरत चला आ रहा था। अधिवक्ताओं का आरोप है कि रेवेन्यू वार के पदाधिकारियों ने वादकारियों व अधिवक्ताओं के हितों को दरकिनार करते हुए बिना अधिवक्ताओं के राय मशविरा किए, बिना मीटिंग किए न्यायिक कार्य सुचारू करने का प्रस्ताव दे दिया। जैसे ही प्रस्ताव की खबर अधिवक्ताओं को लगी, अधिवक्ताओं ने पदेन अध्यक्ष व महासचिव को छोड़कर अशोक कुमार यादव पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक की, जिसका संचालन वेद प्रकाश यादव अध्यक्ष मुंसिफी वापस राव संघर्ष समिति ने किया। वक्ताओं ने कहा कि उनका संघर्ष वादकारियों के हित में 3 सितंबर से लगातार चला आ रहा है। इस दौरान संघर्ष अधिवक्ताओं का आर्थिक नुकसान हुआ और उनकी एक भी मांगों को नहीं माना गया। उप जिलाधिकारी न्यायालय में गुरुवार तक नए वादों को दर्ज नहीं किया गया और न ही मेडबंदी व दुरुस्तीवाद की फाइलों में रिपोर्ट ही दाखिल हुई और न ही पीढ़ी बन चुकी फाइलों में कुराजात दाखिल करने हेतु लेखपाल को सम्मन तक जारी नहीं किए गए। हमारी रेवेन्यू वार्ड शिकोहाबाद की 3 सितंबर से हड़ताल है और हमारी लड़ाई जो है किसी अधिकारी पदाधिकारी से नहीं है, बल्कि जो है कोर्ट की व्यवस्था से है। हमारे तहसील में सबसे बड़ी जो अदालत है वो SDM साहब की अदालत है। वहाँ विभाजन के, स्वत्तु के और बेदखली के रेगुलर सूट दायर होते हैं। करेक्शन और मेडबंदी के सभी प्रोसीडिंग्स होते हैं। बंटवारे के मुकदमा के लिए डिसाइड करने के लिए 6 महीने का समय होता है, लेकिन हमारे कोर्ट में जो हम लोगों ने दावा दायर किए हैं लगभग 1.5 साल, किसी में 1 साल हो चुकी है, अभी तक जो है मुकदमा दर्ज नहीं हुए, नोटिस जारी नहीं हुए, ऑनलाइन नहीं हुए और जिनमें पीढ़ी बन गई उनमें एक साल हो गई, लेखपाल के लिए नोटिस जारी नहीं हुए और जिनमें नोटिस जारी हो गए उनमें 5-5 सालें हो गई, उनमें पूरा नहीं आए। यानी बंटवारे के मुकदमे जो 6 महीना में डिसाइड होने चाहिए उनको 10-10 साल तक हो गई हैं। अभी मेरे भाई वेद प्रकाश ने कहा कि 3 सितंबर से हमारी स्ट्राइक चल रही है, बिल्कुल सही बात है। हमारी जायज़ मांग ये है न्यायिक प्रक्रिया स्मूथली चले, ड्यू टाइम चले और न्याय का रिजल्ट जनता तक पहुँचे, वो नहीं पहुँच रहा। उप जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हमें जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए, हमारी भी तो मजबूरी है कि हमें जनता को जवाब देना पड़ेगा। हमने कोई दावा दायर किया, इशू नोटिस हो जाना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया का अंग है। अगर पार्टीशन सूट जिसे बंटवारा कहते हैं, बंटवारे में प्राथमिक डिग्री बनने के बाद लेखपाल को पूरा दाखिल करना चाहिए, आज दिन तक नहीं हो रहे। बहुत लंबे समय तक लेखपाल कभी ड्यू डेट पर जो निर्धारित तिथि है, कभी भी लेखपाल अपने पूरा दाखिल नहीं करते जब तक वो सेटिंग नहीं कर लेते। क्या सरकार नहीं देख रही, क्या प्रशासन नहीं देख रहा? न्यायिक प्रक्रिया के वो अंग हैं जो जिलाधिकारी महोदय, किसी लेखपाल को सस्पेंड किया। गुरुवार को बैठक के उपरांत अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर तहसील परिसर में एक बैठक का आयोजन किया व अनिश्चितकालीन बहिष्कार को अनवरत जारी रखने का ऐलान किया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जितने भी लंबित मामले हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी नए मामले आ रहे हैं उनका शीघ्र निस्तारण किया जाता है। जो भी मुकदमे में देरी आ रही है वह अधिवक्ताओं की वजह से आ रही है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वह निराधार गलत है। न्यायिक प्रक्रिया पर उंगली उठा रहे हैं सर आपके ऊपर। सर इस बात में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि अभी कई दिनों से एक प्रस्ताव था न्यायिक कार्य से व्रत रहने का, तो हमने हमेशा बार के जो है आता है प्रस्ताव, हमने हमेशा उसका सम्मान किया है, कभी उसका अपमान नहीं किया। जब भी उनका प्रस्ताव आता है हम बिल्कुल तत्काल कोर्ट बंद कर देते हैं और हमारी ये वो है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे यहाँ के बार से या मेंबर से बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छी तरह से हमने निभाया है। अभी कुछ गतिरोध की स्थिति है, अभी वार्ता की गई थी जिसमें बार के अध्यक्ष भी थे, बार के सचिव महोदय भी थे,
दोनों ने मतलब अपनी बात रखी और हमने अपनी बात रखी और ये सहमति बनी कि भाई न्यायिक कार्य होना चाहिए और तदनुसार उन्होंने न्यायिक कार्य से व्रत रहने का प्रस्ताव वापस लेते हुए न्यायिक कार्य करने का प्रस्ताव हमारे यहाँ भेज दिया। उसके बाद अब कुछ और लोगों को दिक्कत है तो अब उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। और जहाँ तक न्यायिक प्रक्रिया की बात है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं जब भी तहसील आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मुकदमा जरूर सुनूँ ताकि मुकदमे लंबित ना हो और न्यायिक प्रक्रिया बाधित ना हो। अब मैं नहीं कह सकता इसमें कितनी सच्चाई है। कुछ ये है कि भाई मुकदमे पिछले महीनों में कुछ तेज़ी से निस्तारित हो गए, तो ये था कि भाई चलो और कुछ इस तरह की भी बात सुनने में आई। मैं नहीं कह सकता कि रिकॉर्ड पे नहीं है कि ज़्यादा मुकदमे निस्तारित हो गए तो अब थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, बाद में थोड़ा सा सुनवाई करेंगे, लेकिन फिर भी बाद में सहयोग करते हुए न्यायिक कार्य पर वापस आने का प्रस्ताव दिया है और मैं उसका प्रस्ताव का सम्मान करता हूँ। इस अवसर पर अशोक कुमार यादव, श्याम बाबू यादव, ब्रजेश यादव आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। फिरोजाबाद में डेंगू प्रकोप के चलते मेडिकल कॉलेज की आए दिन आ रही शिकायतों को लेकर कई सामाजिक संगठन के लोग धरने पर बैठ गए। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा के ऊपर मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं चूड़ी जुड़ाई मजदूर महासंघ के महामंत्री रामदास मानव ने मेडिकल कॉलेज पर मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में डेंगू प्रकोप के बढ़ते मामलों को लेकर मेडिकल कॉलेज की आए दिन आ रही शिकायतों को लेकर कई सामाजिक संगठन के लोग एक होकर गांधी पार्क में एक दिवसीय धरने पर बैठ गए और कॉलेज प्रिंसिपल संगीता अनेजा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं सामाजिक संगठनों के बीच धरने पर बैठे चूड़ी जुड़ाई मजदूर महासभा के महामंत्री रामदास मानव ने प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा पर मौतों के आंकड़े छुपाने और मरीजों को इलाज के दौरान धोखा देने का आरोप लगाया। रामदास मानव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन परिवारों ने डेंगू जैसी महामारी बीमारी के समय अपने परिजनों व बच्चों को खोया है, सरकार उन्हें 20 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करे। जिनकी सिफारिश है उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मेडिकल कॉलेज की पारदर्शिता के लिए हमको कम से कम मीडिया कर्मियों को और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल की निगरानी करा दी जाए जिससे कि हम लोगों को भर्ती करा सकें। क्योंकि अगर हम किसी की सिफारिश करने जाते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि यह अव्यवस्था पैदा करने के लिए आ गए। इसलिए कोई भी सामाजिक संगठन का व्यक्ति वहाँ पर ये अव्यवस्था पैदा करने के लिए कोई नहीं जाता, केवल लोगों की सहायता करने के लिए हम जाते हैं तो उनको जाने नहीं जाता, इसलिए हम ये धरना पड़ता। और वहीं ऐसे परिवार जिन्होंने इलाज कराते हुए अपने मकान और घर तक को गिरवी रख दिया है, ऐसे लोगों को सरकार 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे जिनसे उन परिवारों का कुछ भरण पोषण हो सके। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में देर शाम को आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र चेतना सिंह ने गुरुवार शाम गेहार कॉलोनी में अवैध शराब एवं कच्ची शराब निर्माण के संबंध में छापेमार कार्यवाही की। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में देर शाम को आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र चेतना सिंह ने गुरुवार शाम गेहार कॉलोनी में अवैध शराब एवं कच्ची शराब निर्माण के संबंध में छापेमार कार्यवाही की। इसी दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। मैम, आज किस तरीके का छापा पड़ा है? आज ये आबकारी विभाग का छापा पड़ा है। तो मैम, किस तरीके की शराब पकड़ी गई है, क्या है? कच्ची शराब पकड़ी गई है, लगभग 10 लीटर और 200 किलोग्राम लहसुन जिसको नष्ट किया गया मौके पर। कुछ लोग भी पकड़े गए क्या मैम? नहीं, गिरफ्तार कोई नहीं हो, सब भाग गए। मौके से लगभग 10 लीटर कच्ची शराब और 200 किलोग्राम लहसुन बरामद किया गया। आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्यवाही करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर चेतना सिंह ने कार्यवाही करते हुए 10 लीटर कच्ची शराब और 200 लीटर लहसुन बरामद की है। जब उसके बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो किसी ने कुछ नहीं बताया। इसी दौरान मौके से आरोपी फरार हो गए। मौके पर ही बरामद लहसुन और कच्ची शराब को नष्ट कर दिया गया। फतेहाबाद तहसील क्षेत्र में किसानों तथा अन्य लोगों को आवारा गौवंश से निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा के नेतृत्व में एक ज्ञापन तहसील मुख्यालय फतेहाबाद पर तहसीलदार सीमा भारती को सौंपा गया। इस दौरान गांव-गांव गौशाला बनाए जाने की मांग भी की गई। फतेहाबाद क्षेत्र में जहां आवारा पशु किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं कस्बा के मुख्य चौराहे के बीच आवारा पशु आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। इस समस्या को लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने
तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र में आवारा पशुओं से हो रही किसानों को समस्या एवं मार्गों पर घूम रहे पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि उनके क्षेत्र में घूमते आवारा पशुओं से क्षेत्र की जनता और किसान भाइयों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पूरे दिन किसान खेत में कृषि कार्य करता है और पूरी रात आवारा पशुओं से अपने खेत और कृषि को बचाने के लिए पूरी रात जागता है। गौशाला होती है तो उसका रखरखाव के लिए जिम्मेदार वहाँ का किसान और वहाँ का मजदूर होगा, हम लोग होंगे। लेकिन सरकार गौशाला बना करके तो दे, कम से कम जमीनें कवर तो करे। वहाँ जमीन है, जमीन पड़ी हुई है, क्या नाम है, नजूल की सरकारी जमीन पड़ी है, उन पर गौशाला बन जाए और वहाँ पर जो गौशाला बनने के बाद में उसका रखरखाव गायों का हम ग्रामवासी और सारे क्षेत्रवासी कर लेंगे। और हमने चेतावनी दी है कि 2022 में जनवरी तक अगर इसका समाधान नहीं होता है तो इसका एक उग्र रूप किसान का ये सरकार देखेगी। इसका सारा जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी। बड़ा टकराव होगा किसान के साथ। ये हो रहे हैं कभी कभी ऐसे इतने भयंकर एक्सीडेंट हो रहा है कि परिवार जिम्मेदार व्यक्ति की जान चली गई, जिससे परिवार सारे लोग परेशान रहते हैं। उसके संबंध में इनके सुचारू व्यवस्था करने के लिए गौशाला बनी, उसमें हमारे गाय साढ़ों को एकत्रित करके इकट्ठा करके संबंधित प्रशासन द्वारा उन्हें गौशाला में पहुँचाया जाए, जिससे ये आए दिन हो रही घटनाओं को रोका जाए। जिससे किसानों के खेतों में जिस तरीके से वो बिना तार लगे खेती को उजाड़ रहे हैं उसकी रोकथाम हो जाए, जिससे किसान भी की परेशानी कम हो जाए। इसके लिए तुरंत सारे लोग आज मौजूद रहे और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिस्टर SDM साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था कराएं। 24 घंटे जागने से ज्यादातर किसान बीमार हो रहे हैं और कुछ किसान भाई अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आवारा पशु किसान पर हमला भी कर देते हैं, जिससे कुछ लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हर विकास खंड में एक गौशाला का निर्माण कराया जाए। छत पर सोने गए युवक को करंट लगने से मौत हो गई। गुस्साए परिवारीजनों ने विद्युत कार्यालय में जमकर हंगामा किया। परिवारीजनों के मुताबिक छत की कुछ ऊंचाई पर विद्युत तार झूल रहे हैं, जिन्हें कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हटाया गया। थाना टुंडरा क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद का मामला। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छत पर सोने गए युवक को करंट लगने से युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिवारीजनों ने विद्युत कार्यालय में हंगामा किया। परिवारीजनों के मुताबिक छत की कुछ ऊंचाई पर विद्युत तार झूल रहे हैं, जिन्हें कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हटाया गया। मामला थाना टुंडरा क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद का है। यहां पर रहने वाला 24 वर्षीय मलखान सिंह पुत्र जवाहर सिंह बुधवार देर शाम करीब 8 बजे सोने के लिए छत पर गया था। परिवारीजनों के मुताबिक तभी कुछ बंदरों ने विद्युत पोल को जोर से हिला दिया, जिसके चलते छत से ही कुछ ऊंचाई से गुजर रहे विद्युत तारों ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया और करंट लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर परिवारीजन मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सर आपका? उदय प्रताप सिंह। उदय जी, ये अभी एक घटना हुई है, यहाँ पे बिजली से चिपक कर मृत्यु हुई, क्या मामला है, पूरी बात बताएं। ये जर्जर तार लटके हुए हैं बहुत वर्षों से और समय समय पे लोगों ने शिकायत भी करते रहे और ये दुर्घटना का कारण यही हुआ। एक बच्चा छत पे सोने गया तो किसी कारणवश तारों पे आ गया और उसकी पूरी गर्दन और बेचारे की मृत्यु हो गई। अच्छा, ये घटना हुई है जिस तरीके से इसकी छत पे तार निकल रहे हैं, इस पे कभी कंप्लेंट वगैरह नहीं की है? लोगों ने अधिकतर शिकायत करते रहते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब इसमें मृत्यु हो गई है इसकी। हाँ, बहुत ही निर्धन और गरीब है और तो बिजली विभाग इस पर कोई मतलब सुनवाई नहीं करता क्या? नहीं, पूर्व में बहुत शिकायत की है लोगों ने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। करीबन 10 साल से तकरीबन से ये तार ऐसे ही है, 9-10 साल। देवेंद्र पथरिया। देवेंद्र जी, ये जो आप जहाँ पे अभी एक घटना हुई है जो खत्म हो गई, क्या मामला है, पूरी बात बताएं। भैया, हजारों दफा बिजली विभाग में कंप्लेंट करी है इन तारों की, बिजली विभाग के कानों पे जूं नहीं लग रही है। आज ये हादसा हो गया, क्या करें, कब तक ये बच्चे मरते रहेंगे ऐसे? तो ये क्या मतलब किस तरीके से घटना हुई, क्या मामला था? ये बच्चा अपना छत पे बिस्तर बिछा के सोने गया था, अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहा होगा, बारिश का टाइम है, अर्थिंग आ गई, उसे खींच लिया, बच्चे को आगे यहाँ गिरा था सीना। हल्कल डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है।
इसमें किसकी लापरवाही दिख रही है? बिजली विभाग की। मतलब इस पे आपने इससे पहले कभी कंप्लेंट वगैरह की है? 10 दफे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई तो वहीं परिवारी जनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों ने मोहम्मदाबाद स्थित विद्युत कार्यालय पर पहुंचकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विगत कई दिनों से परिवारी जन छत से गुजर रहे तारों को शिफ्ट कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद विद्युत कर्मचारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हो गया। मृतक 5 भाइयों में सबसे छोटा था। सूचना पर सीओ अभिषेक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले में कार्यवाही का आश्वासन देते हुए शव का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों को सौंप दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ने का मामला आया सामने। ताज सुरक्षा में सेंध लगने से क्षेत्रीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसी में मचा हड़कंप। ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोग आए पुलिस के गिरफ्त में। पुराने ट्रकों के इंजन और चेजिस नंबर बदलकर फाइनेंस लेने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। एसटीएफ पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से की छापेमार कार्रवाई। बदमाशों ने कबूला जुर्म। ताज नगरी आगरा में नहीं थम रहा लव जिहाद का मामला। थाना ताजगंज के एक होटल में राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की सूचना पर पुलिस ने बरामद की युवती। मौके से थाना शाहगंज पुलिस ने आरोपी युवक को दबोचा। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में हुई भाजपा अनुसूचित मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बड़ी संख्या में भाजपा अनुसूचित मोर्चा और दलित समाज के लोगों ने की शिरकत। 2022 के चुनावों में दलित समाज को भाजपा के बैनर तले लामबंद करने को लेकर बनाई गई रणनीति। सरकारी कार्यों में महिला श्रमिकों को काम दिलाने व योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बनेगी सहकारी समिति। बुधवार को होटल ताज इन फतेहाबाद रोड पर एक वर्कशॉप का हुआ आयोजन। पिनाहट में विद्युत विभाग की टीम ने चलाया विद्युत वसूली अभियान। बकायेदारों के काटे गए कनेक्शन। एसडीओ पिनाहट दिनेश कुमार के नेतृत्व में विद्युत चोरी को लेकर चला अभियान। हाथरस की बेटी की हत्या को 1 साल बीतने पर एमजी रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर और आश्रम में दी गई श्रद्धांजलि। इस दौरान उत्तर प्रदेश वाल्मीकि समाज ने विधानसभा चुनावों में उसी दल को मतदान करने की घोषणा की जो घटित घटना के आरोपियों को सजा दिलाने की घोषणा करेगा। पिनाहट बहा क्षेत्र में सड़क एवं पेंटून पुल निर्माण के लिए उप मुख्यमंत्री से मिली क्षेत्रीय विधायक रानी पक्षालिका। विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य की हुई चर्चा। पिनाहट उसैद चंबल नदी में तैरता मिला युवक का शव। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पुलिस ने मृतक युवक के शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छत के ऊपर से गुजर रहे विद्युत तार, सोने गया युवक चिपककर मौत। परिजनों ने विद्युत कार्यालय पर किया हंगामा। परिवारीजनों ने लगाया विद्युत कर्मचारियों पर अनदेखी का आरोप। थाना टुंडरा क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद का मामला।
शिकोहाबाद तहसील अधिवक्ताओं ने न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमे को दर्ज न करने को लेकर किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार। अनिश्चितकालीन बहिष्कार को अनवरत जारी रखने का किया ऐलान। फिरोजाबाद में डेंगू प्रकोप के चलते मेडिकल कॉलेज के आए दिन आ रही शिकायतों को लेकर कई संगठनों के लोग गांधी पार्क चौराहे पर बैठे धरने पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा मुर्दाबाद के लगाए नारे। मेडिकल कॉलेज पर मौतों के आंकड़े छुपाने का लगाया। ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है, जिसके चलते ताज सुरक्षा में सेंध लगने से हड़कंप मच गया। ड्रोन उड़ने की सूचना के बाद क्षेत्रीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसी हरकत में आई और ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है, जिसके चलते ताज सुरक्षा में सेंध लगने से हड़कंप मच गया। ड्रोन उड़ने की सूचना के बाद क्षेत्रीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसी हरकत में आई और ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। परिसर में बाहर जो मेहताब बाग में ड्रोन का जो मामला आया है, क्या पूरा मामला है? मेहताब बाग में जो ताज व्यूइंग पॉइंट बना है, वहाँ पे 3 लोग शाम में ड्रोन उड़ा रहे थे, तो पुलिस की नज़र उसको पड़ी और उसको फिर नीचे उतारा गया और उनको यहाँ थाने पर लाकर पूछताछ किया गया। इसमें ये मामला प्रकाश में आया है कि ये तीनों हैदराबाद के रहने वाले हैं, ये 3 टूरिस्ट हैं और वो लोग वहाँ आए थे। उनके कथनानुसार वो लोग बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये नो फ्लाइंग जोन है। जस्ट अपना ड्रोन हवा में किया था, तभी पुलिस की टॉर्च की निगाह उस पर पड़ी और उसे नीचे उतार लिया गया। जानकारी के मुताबिक ताजमहल के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का यह मामला थाना एतमोदुल्ला क्षेत्र के मेहताब बाग का है। जैसे ही ड्रोन हवा में उड़ा, वैसे ही ताज सुरक्षा टीम ने उड़ते हुए ड्रोन को गिरा दिया। वहीं मौके से ड्रोन उड़ाने वाले 3 पर्यटकों को पकड़ा गया है, जिनके नाम मोहम्मद शमशुद्दीन, शिवा और भीम हैं और ये सभी हैदराबाद के निवासी हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। हालांकि चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 3 पर्यटकों के पास सिर्फ 2 ही टिकट निकले। ताज व्यू पॉइंट पर तैनात एडीए कर्मचारियों को खोजा गया, पुलिस को वे मौके पर नहीं मिले। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एडीए की तरफ से जो टिकट अलाउड किया गया है, सर इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था क्या?